अब गाइड में हम आपको उस खबर की ओर लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ गई है। दरअसल नाटो के सभी महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच तकरीबन सहमति बन चुकी है कि नाटो और पश्चिमी जगत से मिल रहे हथियारों को यूक्रेन अब रूस के अंदर हमला करने के लिए इस्तेमाल करे। इस सहमति से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद रूस ने एक बार फिर न्यूक्लियर नैरेटिव लिखा जाने की तैयारी कर ली है, जिसमें लेटेस्ट अपडेट यह है कि एक रूसी थिंक टैंक का एक आकलन सामने आया। इस थिंक टैंक ने साफ कहा है कि पश्चिमी ताकतों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, एक ही विकल्प है, न्यूक्लियर धमाका। क्या है रूस के लिए बनाए गए इस एटमी प्लान की स्क्रिप्ट और क्या वाकई पुतिन न्यूक्लियर धमाके को अपने विकल्पों में शामिल करेंगे? इन प्रश्नों का जवाब इस रिपोर्ट से आपको हासिल होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के शोले एक बार फिर तेज हो चले। यूक्रेन ने लंबी दूरी की रॉकेट्स और ड्रोन्स के जरिए रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो जवाब में पुतिन के ऑर्डर पर यूक्रेन के खार्किव, माइकोलाइव और ज़ैपोरिज़िया में दनादन मिसाइलों की बरसात की जा रही है, जो यूक्रेनी फौज की कमर तोड़ रही है। इस तनातनी के बीच रूस के एक थिंक टैंक ने ऐसा प्लान सुझाया है जो लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक टेंशन दे सकता है। इस प्लान की बुनियाद में है न्यूक्लियर धमाका। रूसी थिंक टैंक काउंसिल फॉर फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी ने क्रेमलिन को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि रूस को अपनी धरती पर एक न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए रूस को अपने लॉन्ग रेंज पेलोड डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए और इस टेस्ट का लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। दरअसल इस थिंक टैंक का मकसद है न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए वेस्टर्न ब्लॉक को यह पैगाम देना कि रूस का न्यूक्लियर विकल्प आज भी खुला है और रूस के पास लंबी दूरी की न्यूक्लियर स्ट्राइक की क्षमता भी है। हालांकि इस प्लान को लेकर क्रेमलिन से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये थिंक टैंक पुतिन के करीबी चलाते हैं और पुतिन के कार्यकाल में कुछ मौकों पर इस थिंक टैंक से आए सुझावों को अमल में भी लाया गया। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट के इस ब्लूप्रिंट को भी पुतिन कबूल कर सकते हैं। रूस का ये न्यूक्लियर नैरेटिव अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे है नाटो से मिली सहमति। दरअसल नाटो देशों ने अपने हथियारों को रूसी धरती पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। हमें यूक्रेन को साबित करना होगा कि हम उनकी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अगर हम उनसे कहें कि वो उस जगह हमला ना करें जहां से मिसाइल फायर की गई है, तो ये गलत होगा। अब तक नाटो ने कहीं कहा है कि हम हथियार जरूर देंगे, लेकिन इस्तेमाल सीमा के बाहर नहीं होगा। हमें लगता है कि यूक्रेन को उन ठिकानों को निशाना बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए जहां से मिसाइल फायर होती है। इसका मतलब यह है कि रूस के वो ठिकाने जहां से यूक्रेन को निशाना बनाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम उनसे रूस में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर यूक्रेन उन ठिकानों को पहचान ले जहां से हमले हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि इजाजत देना जायज है। हम ये साफ कह सकते हैं कि हम युद्ध को भड़का नहीं रहे हैं। युद्ध की विभिक्षा बढ़ने की वजह रूस है। नाटो सदस्यों से सहमति मिलने के बाद यूक्रेन ने रूसी धरती पर बड़े हमलों का आगाज कर दिया और इन हमलों में रूस को सामरिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालिया अटैक क्रीमिया में रूसी नेवल बेस पर किया गया। इस हमले में सी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिनकी तकनीक यूक्रेन को नाटो से मिली है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी नौसेना के 3 बोट्स इस ड्रोन अटैक में तबाह हो गई। इसी तरह 26 तारीख को रूस के बेलोग्रोद की मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में भी यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन अटैक किया था, जिसमें 3 रूसी नागरिकों की मौत हो गई थी। नाटो से यूक्रेन को न सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति मिली है, बल्कि नाटो सदस्यों ने एक बार फिर यूक्रेन को दी जाने वाली मिलिट्री मदद में इजाफा कर दिया है। अमेरिका पहले ही यूक्रेन के लिए $55 बिलियन के पैकेज का ऐलान कर चुका है। स्वीडन ने भी यूक्रेन को $3 बिलियन की मिलिट्री एड का ऐलान किया है।
जर्मनी से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और टैंकों की खेप मिल रही है। खबरें ये भी हैं कि जल्द यूक्रेन को डेनमार्क, नॉर्वे और बेल्जियम से F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। And do you expect F-16 to arrive soon? Yeah, hopefully very, very soon. Very, very soon, like next week, next month? Hopefully very, very soon. इस मदद के बावजूद नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन के लिए अतिरिक्त मदद की मांग की है और प्राग में नाटो महासचिव की प्रतिक्रिया ने यह संकेत दे दिया है कि जल्द ही उनकी इस मांग को भी पश्चिमी ब्लॉक पूरा करने वाला है। Good news is that NATO allies are now really stepping up when it comes to defense spending. We will have new numbers by the summit, but I expect that at least 2/3 of allies will invest 2% or more in defense, and we'll be able to announce more precise numbers soon. अतिरिक्त सैन्य मदद और F-16 की सप्लाई दो ऐसे मुद्दे हैं जो रूस के लिए टेंशन का सबब बन सकते हैं। अब तक रूस को हवाई युद्ध में पूरी तरह बढ़त मिली है, जिसकी वजह से रूसी बॉम्बर्स लगातार यूक्रेनी शहरों को मिसाइल अटैक से दहला रहे हैं। F-16 फाइटर जेट्स पर यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग पहले से चल रही है। अगर ये फाइटर जेट आ गए तो ट्रेंड पायलट्स के साथ आसमान में भी यूक्रेन से रूस को चैलेंज मिलना शुरू हो जाएगा, जो इस युद्ध से जुड़े हालात को ज्यादा जटिल बना देगा। फिलहाल रूसी एयरफोर्स और आर्मी ने यूक्रेनी फौज को इतना पीछे धकेल दिया कि यूक्रेनी फौज के हौसले टूट गए। अगर हमारे पास ज्यादा असला होता तो हम एक बार में 10 राउंड दाग सकते थे। एक वक्त वो भी था जब हम प्रतिदिन 80 राउंड दागते थे। हमारे हाथों में दर्द हो जाता था, शारीरिक तौर पर हम सब थक जाते थे। दिन रात हम बस फायरिंग करते रहते थे। लेकिन अब रूस ने हमारी तरफ बड़ा कूच किया है और रूसी फौज के पास हमें निशाना बनाने के संसाधन भी है। हम फायरिंग कर थकने को तैयार हैं, ना कि इस तरह छिपकर बैठने के साथ। वो हमारे ऊपर गोले दाग रहे हैं और हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी बढ़त से पुतिन अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहते और इसी वजह से रूस से न्यूक्लियर नैरेटिव को रचा जा रहा है ताकि पश्चिमी जगत से यूक्रेन को मिल रही मदद को रोका जा सके। इस न्यूक्लियर प्लान की एक तस्वीर कुछ दिन पहले सामने आई थी, जब रूस ने अपनी न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दिया था। इस ड्रिल में रूस और बेलारूस शामिल थे। रूस ने पहली बार किसी दूसरे देश के साथ न्यूक्लियर ड्रिल की थी। ड्रिल के दौरान रूस ने जमीन, आसमान और पानी से दागे जाने वाले न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की थी। दावा किया गया था कि नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स की ड्रिल थी, लेकिन पश्चिमी थिंक टैंक्स ने शक जाहिर किया था कि ड्रिल के दौरान टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड की भी टेस्टिंग की गई थी। हालांकि ड्रिल के बाद पुतिन ने कहा था कि ये एक रेगुलर युद्धाभ्यास था, जिसका मकसद रूसी न्यूक्लियर पावर को जांचना और परखना था। लेकिन युद्ध के दौरान न्यूक्लियर ड्रिल कर पुतिन ने यह मैसेज भी दे दिया कि रूस का एटमी विकल्प कभी भी ठंडे बस्ते में नहीं गया था। अब रूसी थिंक टैंक से आया न्यूक्लियर प्लान बता रहा है कि रूस में प्रो पुतिन लॉबी न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को हकीकत की शक्ल देना चाहती है, ताकि यूक्रेन को मदद बंद या फिर कम हो और कीव को बातचीत की टेबल पर आना पड़े, जिससे रूस के हित वाले सीज फायर को अमल में लाया जा सके। दूसरी तरफ अगर नाटो ने यूक्रेन को मदद जारी रखी और पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन लंबा खींचता रहा, तो न्यूक्लियर वॉर शायद पुतिन के लिए जरूरी विकल्प बन जाएगा। अगर ये न्यूक्लियर विकल्प सीमित दायरे में इस्तेमाल किया गया तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर तनातनी को ज्यादा हवा दी गई तो यूरोप भी इस विनाशकारी जंग की चपेट में आ जाएगा।